अली लाखानी, ब्रिटिश काउंसिल ट्रेन सर्टिफाइड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया लॉ स्कूल सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा यूएसए स्टूडेंट वीजा के हवाले से। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या प्रोसेस है, किन प्रोसेस के थ्रू जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू आप जो है वो एम्बेसी को क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे जो है ये वीजा लगता है। तो आइए देखते हैं अब इस प्रोसेस को। यूएसए स्टूडेंट वीजा को जो है वो हम F1 और F2 कहा जाता है। F1 मेन स्टूडेंट होता है और F2 डिपेंडेंट एप्लीकेशंस को कहा जाता है, जिसके अंदर आपके 18 ईयर से छोटे बच्चे जो है वो इंक्लूड होते हैं। अगर आप शॉर्ट कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो शॉर्ट कोर्सेज जो है वो M1 कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं। M1 कैटेगरी जो है वो 6 मंथ या 1 ईयर से नीचे के वोकेशनल कोर्सेज, जैसे कुकिंग का हो गया कोई कोर्स, या कोई फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है, या फ्लाइट की जो है वो ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो इस तरह के कोर्सेज को जो है वो M1 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। M1 कैटेगरी का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि यूएसए के अंदर ये F1 कैटेगरी के ऊपर कन्वर्ट नहीं होता है और किसी और कैटेगरी के ऊपर भी कन्वर्ट करने की परमिशन इसके अंदर नहीं होती है। F1 के ऊपर हम दोबारा आते हैं। F1 स्टूडेंट वीजा को अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले जो है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के दो प्रोसेसेस हैं, या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें या फिर जो है एक कॉमन ऐप करके ऐप है जिसके थ्रू जो है वो अराउंड 1000 यूनिवर्सिटीज उसके पैनल के ऊपर हैं, तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैं एक सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं, आप हमसे भी ये सर्विसेज ले सकते हैं और हमारे पैनल के ऊपर भी बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं। जब हम सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज कर लेते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि SEVP सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है या नहीं है। SEVP जो है वो स्टैंड फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। इसके तहत अगर ये सर्टिफाइड होगी तो फिर ये जो है वो स्टूडेंट वीजा के लिए आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकती है। यूएसए स्टूडेंट वीजा जो है वो कुछ स्टेप के अंदर डिवाइड है, जिसको हम पहले देखते हैं कि स्टेप 1 के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो सबसे पहले आपने पासपोर्ट, आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। जब मैं ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो उसके अंदर आपके पास आपकी सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट और उसकी कंप्लीट मार्कशीट होनी चाहिए, 9th और 10th भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसको इंटरमीडिएट भी कहा जाता है, इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स डिग्री पढ़ी हुई है तो आपकी बैचलर्स की कंप्लीट उसकी ट्रांसक्रिप्ट, उसकी मार्कशीट और प्लस जो है वो उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स पढ़ा हुआ है तो मास्टर्स की मार्कशीट और उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 2 एकेडमिक बैकग्राउंड और रेफरेंसेस होने चाहिए, ठीक है। आपकी एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप चूंकि अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका के अंदर जो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। आपकी कंप्लीट एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होगी। अगर आपकी एजुकेशन इंग्लिश में आपने पढ़ी हुई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके अलावा जो है वो आपने कुछ इंग्लिश के टेस्ट जो है वो देने पड़ते हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसके अंदर आप आइल्स भी दे सकते हैं जो कि एकेडमिक है, कुछ यूनिवर्सिटीज जर्नल को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। ड्यूलिंगो का टेस्ट हो गया, टोइक का हो गया, टॉफिल का हो गया, ठीक है, इस तरह, और पीटी हो गया। इस तरह के काफी सारे टेस्ट हैं जो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। यूनिवर्सिटीज की बात करता चलूं तो अमेरिका के अंदर जो है वो 5000 प्लस यूनिवर्सिटीज है, जिसके अंदर जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी फराहम करती है, ठीक है। अब ये डिपेंड, स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो एकेडमिक रैंकिंग के ऊपर आपको करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी देती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के जो है वो कंट्री वाइज और रीजन वाइज भी स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबिलिटी होती है। स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जो टाइम पीरियड, यूनिवर्सिटी का एक टाइम फ्रेम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनटेक्स जो होती हैं वो होती हैं अगस्त और सितंबर और जनवरी और फरवरी। साल के अंदर ये यूनिवर्सिटीज के अंदर पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये 2 ही इनटेक्स होती हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडिशनली जो है वो समर के अंदर जो है वो कुछ सेमेस्टर्स वगैरह स्टार्ट करती हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो यही 2 जो है वो टर्म्स लेती हैं। आपको स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत अर्ली इन जो है वो इसके अंदर जो है वो टर्म्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे और आखिरी लास्ट मिनट रश के अंदर अगर जाएंगे तो फिर स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल सकती है। सेकेंड ये कि जब आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया तो इन तमाम को जो है वो आपने यूनिवर्सिटीज को जो है वो सेंड करना होता है। यूनिवर्सिटीज इसकी असेसमेंट करती है और आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो इशू करती है।
उस कंडीशनल ऑफर लेटर के अंदर कई दफा अगर आपका इंग्लिश का लेटर ठीक नहीं है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर स्कोर कम है, तो उसका जिक्र आता है कि आप इसको दोबारा दें, या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए हो। जैसे कुछ लोगों की मार्कशीट्स अगर हम देखें तो उन्होंने 2 साल का बैचलर्स किया हुआ होता है। अब ये जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए अमेरिका के अंदर, तो यूएस के अंदर जो है वो 4 इयर्स का बैचलर्स जो है वो बैचलर्स कंसीडर होता है। तो इस तरह के हजरात जो भी होते हैं, इनको एडिशनली जो है वो फिर हमें क्रेडेंशियल वैल्यूएशन करवानी पड़ती है, जो कि कोर्स बाय कोर्स होती है। इसके बहुत सारे जो है वो इदारे हैं जो ये करते हैं, जिसमें वेस है, ईसीई है, तो इस तरह के इदारे हैं, उनसे जो है ये करवानी पड़ती है। इसका एक डिटेल जो है वो प्रोसीजर है, और उसके लिए फिर ये कि मैं नेक्स्ट जो है वो कोई एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी इसी में। तो अब जब ये असेसमेंट करवा लेते हैं, इन हजरात की तमाम हो जाती है, तो फिर जो है वो आगे कंडीशनल लेटर से अब हम अनकंडीशनल लेटर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अनकंडीशनल लेटर के अंदर ये होता है कि आपकी तमाम रिक्वायरमेंट मीटअप हो गई है, अब आप जा रहे हैं I-20 इश्यूएंस की तरफ। अब I-20 क्या चीज है? जैसे यूके के अंदर हमने देखा कि कैश लेटर इश्यू होता है, जो आपकी वीजा को सपोर्ट कर रहा होता है, वीजा सपोर्टिंग लेटर कहा जाता है जिस तरह। इस तरीके से अमेरिका जो है वो आपको I-20 लेटर इशू करता है। ठीक है, I-20 लेटर जब ये इशू होता है तो इसकी फीस होती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो है उनको पे की जाती है। और इस I-20 लेटर के अंदर एक सेविस आईडी होती है। सेविस आईडी जो है एक सिस्टम है इनका, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके थ्रू ये जनरेट होती है, और $350 की जो है वो पेमेंट करके ये जनरेट हो सकती है। जैसे ये आईडी आ जाती है आपके पास, तो इसको हासिल करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल जो है वो रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल करनी है। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसमें शो मनी करना होता है। ठीक है, और आप जो है वो अपने पेरेंट्स का, अपने किसी रिश्तेदार का, या किसी भी ब्रदर एंड सिस्टर का, क्लोज ब्लड हो या नॉन क्लोज ब्लड रिलेशन हो, तो आप इनका जो है वो शो कर सकते हैं। $55,000 मिनिमम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स के लिए जा रहे हैं, तो अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो अराउंड $40,000 to $42,000 यूएस डॉलर्स की रिक्वायरमेंट इसमें शो मनी करनी होती है लास्ट 6 मंथ की क्लोजिंग बैलेंस के साथ। ठीक है, जब ये चीजें हो गई, I-20 पे अब हमारा इश्यू हो गया, फिर हम जाते हैं हमारे फॉर्म फिलिंग की तरफ। आपकी एम्बेसी की जो है वो फॉर्म सबसे पहले फिल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्म फिलिंग के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो उसका कैप्शन जो है वो आ रहा होगा, तो आप उसको लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आप उसमें भी कोई किसी भी तरह की गलती ना कर सकें। फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो गया, उसके बाद चूंकि ये इंटरव्यू बेस्ड होता है आपका एम्बेसी के अंदर असेसमेंट, तो आपने इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अब चूंकि मैं एक सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं, तो हमें पता होता है कि किस तरह के सवालात जो है वो पूछे जाएंगे, और आपके केस के हिसाब से उसके क्या जवाबात बनेंगे। हर इंसान का केस डिफरेंट होता है, किसी का गैप ईयर बहुत ज्यादा होता है, किसी की एजुकेशन जो है वो स्विच कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल पढ़ रहा था, मेडिकल से अब कहते हैं कि जब हमें मैनेजमेंट की तरफ जाना है, तो गूगल से आंसर्स नहीं उठाए जा सकते। इसके गूगल्स के आंसर उठाने का मतलब ये है कि जो जेनेरिक टाइप का एक बिल्कुल ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है एम्बेसी के अंदर, कि लग रहा होता है कि नहीं, यहाँ पर जो है वो ये रट्टा लगा के आया है ये कैंडिडेट, और इसको जो है वो अपने ही बारे में नहीं पता है। तो इसलिए एक प्रोफेशनल से ही इसकी प्रिपरेशन आपने करनी होती है, और उसके थ्रू जो है वो आप ये चले लेके। एम्बेसी की बारी हो गई, एम्बेसी में आप गए, आपने इंटरव्यू दिया, आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाता है, तो उसके बाद फिर एक मजीद मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट में कि 2 तरह की जो है वो आपने डिक्लेरेशन यहां से फ्लाई करने से पहले करनी होती है, ताकि आपको एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इशू ना हो। तो उसका भी लिंक आ रहा होगा अभी, तो इसको अभी आप लाजमी देख लीजिएगा। जब आप यूएसए पहुंच जाते हैं, यूएसए वेलकम करता है आपको, वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां आने के बाद जो है वो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। यूनिवर्सिटी के अंदर गए, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अकोमोडेशन ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस का वहां पर जो है वो कॉन्सेप्ट है। ऑन कैंपस का मतलब ये कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ये उनके जो रेजिडेंस हॉल्स बने हुए हैं उसी में रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप जिस सिटी में जा रहे हैं वहां पर आपके रिलेटिव्स पहले से ही मौजूद हैं और वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप किसी के साथ शेयरिंग में जाना चाह रहे हैं, तो वो ऑफ कैंपस कंसीडर होगी। तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपको 18 इयर्स एंड अबव होना चाहिए इसके लिए। अगर आप 18 से नीचे है तो आपको लाजमी है कि आप ऑन कैंपस ही जाएंगे अकोमोडेशन में। आपकी अकोमोडेशन आपने सेलेक्ट कर ली, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है कि चीजें हो गई। उसके बाद फिर आपकी ये कि ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन के अंदर आपको क्लासेस सेलेक्ट करनी होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आप जो है वो कितने सब्जेक्ट्स लेना चाह रहे हैं इस सेमेस्टर के अंदर। और ओरिएंटेशन हो गई आपकी, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फॉर्मल जो है वो एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है।